हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। मैं आपके लिए ज्योग्राफी पाठशाला के अंदर अब तक कक्षा 12 के चैप्टर्स लेकर आ रहा था, लेकिन आज चूंकि आपकी परीक्षा भी जल्दी होने वाली है तो एक नई मुहिम लेकर आ रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आपका साथ मेरे साथ रहेगा। मैं आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं अभी जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है विभिन्न जिलों के अंदर, उन जिलों के अंदर जो पेपर हुए हैं, अर्धवार्षिक के पेपर हुए हैं, उन पेपर को आपके सामने सॉल्व करूंगा। यहां पर इन पेपर्स को सॉल्व करने के कई कारण हैं। पहली बात तो जब मैं इन पेपर्स को सॉल्व करूंगा, कोशिश करेंगे अपन ज्यादा से ज्यादा पेपर्स को सॉल्व करें। इसमें यह फायदा हुआ कि आपको परीक्षा का पैटर्न मालूम होगा कि बोर्ड परीक्षा में पेपर कैसा आएगा, क्योंकि जो ये पेपर होते हैं ये भी परीक्षक जो होते हैं वही तय करते हैं और बोर्ड परीक्षा में भी इन्हीं में से कोई होते हैं। तो पैटर्न वही होगा, क्वेश्चन भी रिपीट होंगे। और यहां पर एक खास बात और करूंगा, मैं केवल परीक्षा के पेपर नहीं कराऊंगा, मैं उस पेपर से कोशिश करूंगा कि आपको पूरी किताब का मैं रिवीजन करा सकूं। लगभग उससे मैं जितना भी पाठ्य वस्तु को जोड़ सकूं उतना जोड़ सकूं। एक छोटी सी कोशिश है आपके लिए, लेकिन ये कोशिश तभी अच्छी होगी बेटा जब आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप इन वीडियोस को देखते हैं तभी मुझे हौसला मिलता है और मैं कुछ करने के लिए थोड़ा सा प्रेरित होता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपका साथ यूं ही बना रहेगा। समय को जाया ना करते हुए हम आज जो शुरू कर रहे हैं वो है समान जिला परीक्षा अर्धवार्षिक 2023-24 का शुभारंभ कर रहे हैं और जयपुर जिले से कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर जो पेपर है तो हम यहां पर आपको जो शुरू करने जा रहे हैं वो है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय भूगोल कक्षा 12। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपकर्ष कारक है। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो थोड़ा सा मैं जूम कर लूंगा, कुछ जो कमियां होगी सुधारने की कोशिश करूंगा। तो पहला पढ़ेंगे प्रतिकूल जलवायु। प्रतिकूल अपकर्ष कारक क्या है? अपकर्ष कारक वो कारक होते हैं जो आपको गंतव्य स्थान की ओर खींचते हैं। तो प्रतिकूल जलवायु तो आपको धकेलेगा, तो ये एक प्रतिकर्ष कारक है। महामारी भी प्रतिकर्ष कारक है, जलाभाव भी प्रतिकर्ष कारक है, और चिकित्सा सुविधा ये क्या है? एक अपकर्ष कारक है जो तो आपको दूसरे स्थान पर आपको बुला रहा है, दूसरे स्थान की ओर आपको खींच रहा है। ठीक है, इसको हम यूं भी समझ सकते हैं। देखिए आप, अगर हम इसको थोड़ा सा इसको डिटेल में समझें कि ये चीज जो जुड़ी हुई है प्रवास से। प्रवास क्या होता है कि एक स्थान होता है, दो स्थान होते हैं। एक स्थान होता है मूल स्थान, एक होता है गंतव्य स्थान। मूल स्थान से व्यक्ति किसी कारण से गंतव्य स्थान की ओर जाता है। जो हमने पढ़े हैं, आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं, राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। तो मूल स्थान से जिन कारणों के कारण वो गंतव्य स्थान की ओर धकेला जाता है उनको हम कहते हैं प्रतिकर्ष कारक। क्या कहते हैं? प्रतिकर्ष कारक। जैसे हम कह सकते हैं निम्न शिक्षा सुविधा है, निम्न शिक्षा सुविधा है, या हम यूं कह सकते हैं स्वास्थ्य सुविधा, निम्न स्वास्थ्य सुविधा हो गई। आपकी प्रतिकूल जलवायु हो गई जो यहां पर दे रखा है, प्रतिकूल जलवायु हो गया। आपका जलाभाव दे रखा है, आपकी महामारी दे रखी है, महामारी दे रखी है। तो ये सब क्या हो गए? आपके प्रतिकर्ष कारक हो गए। ये किसकी विशेषता होते हैं? ये मूल स्थान की विशेषता होते हैं, और इनको हम नकारात्मक कारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? नकारात्मक कारक भी कहते हैं। परिभाषा बिल्कुल आसान है। जब कोई जन समूह मूल स्थान को छोड़कर गंतव्य स्थान की ओर जाता है, आर्थिक कारण के कारण, सामाजिक के कारण या राजनीतिक के कारण, तो मूल स्थान के लिए उत्प्रवासी और गंतव्य स्थान के लिए आप्रवासी कहलाता है। तो ये कारक हो गए। लेकिन जो कारक वहां खींच रहे हैं, उधर की ओर खींच रहे हैं आपको, ये समझिए आप, तो वो कौन से होंगे? जो उधर की ओर खींच रहे हैं वो होंगे आपके अपकर्ष कारक। जो अपकर्ष कारक कहां की विशेषता होते हैं? गंतव्य स्थान की। जैसे हम बात करें, चिकित्सा सुविधा है वो अपकर्ष कारक हो गया, बेहतर शिक्षा सुविधा है वो अपकर्ष कारक हो गया, रोजगार है वो अपकर्ष कारक हो गया, आपका नगरीय आकर्षण है वो अपकर्ष कारक हो गया। तो यहां पर आपका उत्तर होगा अपकर्ष कारक। तो ये है चिकित्सा सुविधा। ठीक है, ओके। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि आपके पास से बोल रहा है कि निम्नलिखित में से, एक मिनट रुकिए, हाँ, अब देखिए यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से मानव विकास का स्तंभ नहीं है। तो पहली बात तो मानव विकास क्या है, हाँ, उसके स्तंभ की बाद में बात करेंगे। तो मानव विकास में बताया था मैंने आपको कि मानव विकास
एक अवधारणा है जो किसने दी है? महबूब उल हक ने दी है। ये कहां के हैं? ये पाकिस्तान के हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क, प्यारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हैं। क्या थे ये? अर्थशास्त्री थे। इन्होंने क्या बताया कि विकल्पों में वृद्धि ही मानव विकास है, विकल्पों में वृद्धि ही मानव विकास है। ठीक है, फिर क्या हुआ? इन्होंने जो अवधारणा बताई उस पे यूएनडीपी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है 1990 से मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है, मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है। अच्छा, किन किन बिंदुओं पर करती है? 3 बिंदुओं पर जारी करती है। पहली है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, इन 3 रिपोर्टों पर ये जारी करती है। ठीक है। अच्छा, अब मानव विकास का स्तंभ क्या है? तो मानव विकास के बेटा आपके बात करें, यहां पर मानव विकास के 4 स्तंभ है। मानव विकास के स्तंभ, मानव विकास के स्तंभ। देखिए, पहला स्तंभ जो है वो है समता, यानी विकास तो करो भैया लेकिन समानता के साथ करो, भेदभाव नहीं होना चाहिए कि उस व्यक्ति का क्या, उस समाज का क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या है आपका? सतत पोषणीयता, यानी जो विकास वो इस प्रकार से हो कि वो भविष्य की पीढ़ी तक भी पहुंचे। ऐसा नहीं कि आपने इतना विकास किया, संसाधनों का ऐसा उपयोग किया कि आगे विकास जा ही नहीं रहा, ये गलत है। तीसरा जो है वो उत्पादकता, वो व्यक्ति, वो समाज के लिए वो व्यक्ति क्या हो? उत्पादक भी हो, यानी उपयोगी भी हो, इस तरीके का विकास करना है। ठीक है। और चौथा जो है वो है सशक्तिकरण, उसमें इतनी मजबूती पैदा करनी है, उसमें इतनी क्षमता पैदा करनी है उस समाज में कि खुद ही वो देश के योगदान में काम आ सके। अब देखिए, आप इसमें देखेंगे, हाँ, आप इसमें देखेंगे उत्पादकता है सर, समता भी है, सशक्तिकरण भी है, कल्याण नहीं है। तो कल्याण मानव विकास का स्तंभ नहीं है, कल्याण मानव विकास का स्तंभ नहीं है। अच्छा, अब कल्याण मानव विकास का स्तंभ नहीं है तो क्या है? ये समझ में आने वाली बात आती है। इसको भी एक बार मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि अच्छी चीजें बता देता हूं। कल्याण क्या है? मानव विकास के 4 टूल्स हैं, 4 टूल्स कह सकते हैं या उपागम कह सकते हैं। 4 उपागम है। पहला उपागम है आय उपागम, दूसरा उपागम है कल्याण उपागम, कल्याण उपागम, तीसरा उपागम है आपका आधारभूत आवश्यकता उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, और चौथा जो आपका है वो है क्षमता उपागम। कौन सा है? क्षमता उपागम। तो कल्याण उपागम है, टूल्स है। आय उपागम क्या है थोड़ा बता देता हूं। आय उपागम ये एक सबसे पुराना उपागम है। पहले के टाइम में होता था कि सबसे पहले आय के द्वारा ही पता लगता था कौन सा परिवार अच्छा है, कौन सा परिवार बुरा है, कितना विकास किया है। कल्याण उपागम, इसमें मनुष्य के कल्याण को देखा गया है, उसके शिक्षा पर, उसके स्वास्थ्य पर, उसकी रोजगार पर ध्यान दिया गया है। और यहां पर बताया गया है कि मनुष्य केवल मात्र निष्क्रिय प्राप्त करता है, निष्क्रिय प्राप्त करता है। आधारभूत आवश्यकता उपागम ये दिया है ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने ये उपागम दिया है। और इन्होंने 6 आवश्यकता बताई है। पहली शिक्षा, दूसरी भोजन, तीसरी आवास, चौथा स्वच्छ जल, पांचवा स्वच्छता, और छठवा और फिर आ जाएगा स्वास्थ्य। और क्षमता उपागम ये बताया गया है कि मनुष्य में ऐसी क्षमता विकसित कर दो कि खुद ही वो देश के विकास में काम आ सके। और ये दिया है महबूब उल हक के जो परम मित्र थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया था, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिन्होंने बताया था कि स्वतंत्रता में वृद्धि ही मानव विकास है। ठीक, इस क्वेश्चन में ये क्लियर हो गया कि आपका आंसर है कल्याण उपागम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, और तीसरे क्वेश्चन में क्या बताया है देखिए आप कि सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है। सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? तो पहले आपके पास में यह होना चाहिए कि सामूहिक कृषि होती क्या है, हम इसमें समझे। तो देखो, आपने कृषि के 2 प्रकार पढ़े होंगे।
आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। आपने कृषि के दो प्रकार पढ़े थे जो बिल्कुल पैरेलल थे। एक तो थी सामूहिक कृषि और एक थी आपकी, हम यूं बात करें, आपकी सहकारी कृषि। देखिए सहकारी कृषि क्या होता है कि जब आप ये समझिए कि संस्था के रूप में काम करती है। जब गांव के जो किसान होते हैं, हम गांव की बात करते हैं, गांव के किसान होते हैं, वो अपने अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से एक संस्था का निर्माण कर लेते हैं और फिर उस संस्था के साथ में मिलकर एक साथ क्या लाते हैं, वो बीज लाएंगे, आपके कृषि उपकरण लेकर आते हैं, अन्य चीजें लेकर आते हैं। लेकिन इनकी जो लाभ होता है, इनकी हानि होती है, वो सब क्या होता है, व्यक्तिगत होता है। यहां पर सब लाभ हानि व्यक्तिगत होती है। संस्था सामान एक साथ खरीदती है जिससे कि वो फायदा हो जाए, नुकसान नहीं हो। और सहकारी कृषि कहां पर फेमस है, डेनमार्क में ज्यादा हुई है। अब हम सामूहिक कृषि की बात करते हैं। इसमें ये जो शुरुआत हुई है वो ये हुई है सोवियत संघ में हुई है। कहां पर हुई है, सोवियत संघ रूस में हुई है। और इसका उद्देश्य क्या था, एक तो कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, और जो कृषि की जो गिरावट आई है यानी उपजाऊपन है उसको बढ़ाने के लिए यहां पर किया गया है। इसमें क्या होते हैं कि सभी किसान मिलकर एक साथ बीज, कृषि उत्पादकता तो खरीदते ही हैं, अपने खेत भी मिला देते हैं, अपने खेतों को मिला देते हैं। कुछ भूमि अपने लिए सुरक्षित रखते हैं जो उनके दैनिक काम में आती है और बाकी जगह खेती करते हैं। तो यहां पर जो लाभ भी होगा, जो हानि भी होगी, वो सब क्या होगी, सामूहिक होगी। और इसी कृषि को सोवियत संघ में कहते हैं कोल्ख खोज। क्या कहते हैं, कॉल खोज कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉल खोज कहा जाता है, कॉल खोज। तो देखिए आंसर आ गया कॉल खोज, ठीक है। सो खोज इसी का एक भाग है, लेकिन कॉल खोज कहते हैं। अच्छा, लेकिन दूसरे ऑप्शन में जाऊंगा मैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, फेजेंडा। फेजेंडा क्या है, तो फेजेंडा आप यूं समझिए, फेजेंडा क्या है। देखिए फेजेंडा आप यूं समझ लीजिए कि आपने जब बागानी कृषि पढ़ी होगी, तो उसमें आपने बात की थी कि उपनिवेशिक कंट्री होती है वो कृषि करती है। तो ये आपके ब्राजील में कॉफी के बागान होते हैं, कॉफी के जो बागान होते हैं उसे हम कहते हैं फेजेंडा। क्या कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं। रेंडियर क्या है, रेंडियर एस्किमो जनजाति जो ध्रुवीय प्रदेशों में जिस एक जानवर का प्रयोग करती है अपने परिवहन के लिए, उसे रेंडियर कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपके 3 क्वेश्चन हो गए। संसार के अधिकांश पतंग, संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए जाते हैं। देखिए महान पतन से आपको ऑप्शन देखिए, तेल पतन, आपको नाम से पता पड़ रहा होगा, तेल पतन जो है, नौसेना पतन है, ये दोनों कैसे कार्यों के आधार पर वर्गीकृत है। तो पतन क्या होता है आप समझिए। पतन एक ऐसा समुद्र तट के पास में एक ऐसा क्षेत्र होता है, जैसे मान लीजिए हम यहां पर बात करें तो पतन और बंदरगाह, तो हम क्या करते हैं, पतन को तो क्या कहा गया है, पतन को तो हमने कृत्रिम एक वो कहा गया है, क्षेत्र कहा गया है, जबकि बंदरगाह को क्या कहा गया है, हमने एक क्या प्राकृतिक कहा गया है। फिर हम यूं बोलते हैं कि जो प्राकृतिक जो क्षेत्र होते हैं, अब अंतर समझ लीजिए बंदरगाह और पतन में। बंदरगाह में क्या होता है कि ये थोड़े गहरे होते हैं, इनमें क्या होता है, गहरे जल में होते हैं, जबकि इनका जल कैसा होता है, उथला जल होता है, क्योंकि कृत्रिम होते हैं। यहां पर जो जहाज होते हैं वो लंबे समय तक ठहरते हैं, जबकि यहां पर जहाज आते हैं और जाते हैं। ये एक अंतर है। लेकिन अगर दोनों को मिला लें, ये अब आप ध्यान से समझिएगा, दोनों को मिला ले यानी पतन बंदरगाह को हम एक रूप में करें तो पतन क्या होते हैं कि ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर जहाज आते हैं, अपने सामान को उतारते हैं, अपने सामान को जो उतारेंगे वहां पर गोदाम होते हैं, पास में गोदामों में रखा जाता है और फिर एक रेल या मार्ग के द्वारा, सड़क मार्ग के द्वारा इनको दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है। यानी यहां पर जहाज आते हैं, अपने सामान को उतारते हैं, सामान को रखने के लिए गोदाम में गोदियां होती है और साथ में ही वो परिवहन मार्ग से जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, अब ठीक है, हम बात करें तेल पतन, नौसेना पतन, ये किसके आधार पर है, पतन के प्रकार। ये है पतन के प्रकार। हम इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। पतन के प्रकार, तो पतन के जो प्रकार है वो कार्य के आधार पर, तो इसमें हमने जो लिया कई है, उसमें हमने लेते हैं पहले तेल पतन। देखिए तेल पतन ऐसे होते हैं जिनको हम तेल पतन भी कहते हैं, टैंकर पतन भी कहते हैं। टैंकर पतन, यहां पर तेल जो होता है, जो खाड़ी देशों से आता है तेल, मतलब यहाँ पर आया जाता है, निर्यात किया जाता है, बेचा जाता है। अब यहाँ पर जो तेल पतन है वो कई प्रकार के हैं। जैसे टैंकर पतन की बात करें, यहाँ पर तेल को साफ भी किया जाता है, यानी तेल शोधन यहाँ पर तेल शोधन भी किया जाता है। जैसे हम बात करें वेनेजुएला में,
वेनेजुएला में जो आपका पतन है उसका नाम है माराकाइबो। माराकाइबो। ट्यूनीशिया में जो पतन है, ट्यूनीशिया में जो पतन है वो है आपका एस्खीरा। एस्खीरा। ठीक है। आपके लेबनान में जो पतन है, लेबनान में जो पतन है उसका नाम है त्रिपोली। क्या नाम है? त्रिपोली। ये तीनों कैसे पतन है? ये टैंकर पतन है। टैंकर पतन है। यहां पर तेल लाया जाता है, तेल को शोधित किया जाता है। और एक पतन और आता है जो ईरान के अंदर है, ईरान में, इसका पुराना नाम पर्शिया था। इसका पुराना नाम क्या था? पर्शिया था। और इस पतन का जो नाम है आबादान। आबादान। ये कैसा पतन है? तेल पतन है। तो क्या समझे आप? तेल पतन क्या होता है? यहां पर तेल का शोधन किया जाता है, तेल को लाया जाता है, भंडार किया जाता है और तेल का शोधन किया जाता है। तो ये जो वेनेजुएला, ट्यूनीशिया, लेबनान, ये टैंकर पतन है और ये तेल पतन है। आपके यहां पर तेल का शोधन, परिवहन और भंडारण किया जाता है इन पतनों पर। दूसरा जो प्रकार है वो हमने इसमें पढ़ेंगे नौसेना वाला। नौसेना वाला। तो इसमें नौसेना के जो जहाज होते हैं, सामान होते हैं, उनको रखा जाता है और उनकी मरम्मत का इनका कार्य किया जाता है। और भारत में दो है, एक तो है कोच्चि जो केरल में है और एक है कारवाड़। कारवाड़ जो कहां पर है? आपके कर्नाटक में है। जो कहां पर है? कर्नाटक में। ठीक है। तो आप अगर आप देखेंगे तो आपके यहां पर ये दो पतन हो गए, ये तेल पतन हो गया और ये नौसेना पतन हो गया। अब महान पतन, औद्योगिक पतन, ये तो कार्य के आधार पर हो गए। अब औद्योगिक पतन और विस्तृत पतन। तो यहां पर औद्योगिक पतन जो है वो इसके यहां पर जो कार्य व्यापार किया जाता है उसके आधार पर है। यहां पर थोक व्यापार किया जाता है। और एक होता है वाणिज्यिक पतन, जहां पर क्या किया जाता है? विनिर्मित वस्तुओं का, यात्री भार का वहन किया जाता है। और विस्तृत पतन क्या होते हैं? महान पतन होते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि विश्व के जितने भी विस्तृत पतन हैं वो क्या है? महान पतन है। महान पतन है। ठीक है। क्या आप समझ गए होंगे? अच्छा, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से गैरीसन छावनी नगर नहीं है। निम्नलिखित में से गैरीसन छावनी नगर नहीं है। अब आप इसमें देखेंगे गैरीसन और छावनी नगर कौन सा नहीं है। तो आप समझिए कि पहली बात तो गैरीसन और छावनी नगर होते क्या हैं। तो देखिए आप, गैरीसन और छावनी नगर की जो बात आती है, गैरीसन या फिर छावनी नगर की बात आती है, ये ब्रिटिश काल में बनाए हुए नियोजित उस समय के नगर हैं। ब्रिटिश काल में बनाए हुए नगर हैं जहां पर उनको सुरक्षा के लिए अपने सैनिकों को रखा जाता था, सैनिक छावनियों को रखा जाता था। जैसे महाराज अजमेर में बात करें, नसीराबाद है, नीमच है। अब यहां पर ऑप्शन लेते हैं हम, अंबाला। ठीक है। अंबाला। अंबाला कहां पर है? हरियाणा में है। अंबाला कहां पर है? हरियाणा में। और ये गैरीसन नगर है, बिल्कुल ब्रिटिश काल का गैरीसन नगर है। जालंधर। जालंधर आपको पंजाब में मिलेगा। जालंधर कहां मिलेगा? आपको पंजाब में मिलेगा। और यह भी एक छावनी नगर है, गैरीसन नगर है। अच्छा, उधमपुर। उधमपुर कहां पर है? उधमपुर आपको मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर मिलेगा और यह भी एक छावनी नगर है। और चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ एक छावनी नगर नहीं है, इसको एक नियोजित नगर भी कह सकते हैं, ये पर्यटन नगर भी कह सकते हैं, इसको एक प्रशासकीय नगर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दो केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी है, इसलिए छावनी नगर नहीं है। अच्छा, एक बात और क्लिक करती है, थोड़ा समय लगेगा बेटा लेकिन समझ में आएगा कि यहां पर आपने छावनी नगर सुना तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि सर छावनी नगर कहीं पर पड़ा है। कि छावनी नगर हमने कहीं पढ़ा है, गैरीसन नगर पढ़ा है, कहां पर है? तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो नगरों की जो परिभाषा है 1991 की जनगणना के अनुसार, जो नगरों की परिभाषा है उसमें दे रखा है कि नगर वो क्षेत्र होते हैं जहां जनसंख्या 5000 से अधिक हो या 5000 हो, जहां पर जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो और वहां पर नगर निगम हो या नगर पालिका हो या फिर छावनी बोर्ड हो, छावनी बोर्ड या गैरीसन नगर हो या अधिसूचित क्षेत्र हो। तो यहां पर हमने पढ़ा था। और चौथा यह भी है कि 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। तो यहां से चीजों को पकड़ना है, आपको खाली ऑप्शन पढ़कर रहना नहीं है, आपको पूरे पेपर का देखना है। तो यहां से आपने गैरीसन नगर को यहां पर पढ़ा था। ठीक है। अच्छा, और हम देखते हैं इसके अंदर, हम इसमें देखें आगे वाले क्वेश्चन करते हैं हम इसमें। आप देखिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन जो है वो है निम्न में से कौन सा, आपको अगर नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसको, यहां से आपको दिख जाएगा। हां, निम्न में से कौन सा भूभाग भू उपयोग संवर्ग नहीं है? कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? पहली बात तो भू उपयोग संवर्ग का वर्गीकरण किसने दिया है? हमने पढ़ा है भू राजस्व विभाग ने। भू राजस्व विभाग ने भू उपयोग का वर्गीकरण किया है हमारे, और कई वर्गों का वर्गीकरण किया गया है। प्रतिभूमि, बिल्कुल जी हां, प्रतिभूमि दी गई है। आप पहले बता देता हूं कितने वर्गीकरण किया गया है। उन्होंने बताया गया है, पहला तो वन क्षेत्र बताया है, देखिए आप इसमें है क्या। दूसरा फिर उन्होंने बताया वन क्षेत्र के बाद बताया है उन्होंने बंजर व 8 भाग बताए हैं, 8, ध्यान रखना आप, 8 बंजर व व्यर्थ भूमि उन्होंने बताया है, जो किसी भी काम नहीं आ सकती, तकनीक के बाद में भी काम नहीं आ सकती, आप वीडियो में देख सकते हैं मेरे। तीसरा उन्होंने बताया गया चारागाह क्षेत्र बताया गया, चारागाह क्षेत्र बताया है। चौथा उन्होंने बताया है उपवन क्षेत्र बताया है, उपवन क्षेत्र बताया है, ठीक है। पांचवा उन्होंने बताया है प्रतिभूमि, यानी वर्तमान प्रतिभूमि बताया है, वर्तमान प्रतिभूमि। छठवां इन्होंने बताया है पुरातन प्रतिभूमि बताया है, पुरातन प्रतिभूमि बताया है, ठीक है। और सातवां इन्होंने बताया है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि बताया है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि बताया है। तो यहां पर एक आठवां है, उसका नाम है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। ये आप अपने उस वीडियो में आप आराम से देख सकते हैं। अब देखिए आप ऑप्शन देखिए आप इसमें, निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो प्रतिभूमि है, बिल्कुल है, प्रतिभूमि इसमें आ गया। निवल कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि भी इसमें आ गया। ये देखिए आप, वर्तमान प्रतिभूमि क्या होती है? जो 1 साल से ऊपर छोड़ी जाती है, 1 साल तक छोड़ी जाती है, माफ कीजिएगा। पुरातन जो 1 से 5 वर्ष तक खाली है, प्रति छोड़ी जाती है। और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि जो 5 साल से ज्यादा छोड़ी जाती है। अब यहां पर आ गया निवल बोया गया क्षेत्र और सीमांत भूमि। तो सीमांत भूमि भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि सीमांत भूमि का मतलब होता है जो क्षेत्र हमने कृषि के साथ में छोड़ दिया गया है, तो गैर कृषि कार्यों में आ जाएगा, उसमें आ जाएगा। लेकिन निवल बोया गया क्षेत्र जो है वो हमारे भू उपयोग संवर्ग में नहीं आता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया है। सीमांत भूमि सीधा नहीं मिलेगा, लेकिन सीमांत भूमि एक तरीके से भू उपयोग संवर्ग का एक प्रकार है। अब निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रबी की ऋतु की फसल नहीं है, रबी की ऋतु की फसल नहीं है। तो हम इसको देखते हैं। तो देखिए रबी की ऋतु कब होती है, मैंने अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं अपन। रबी की ऋतु की बात करें या रबी की फसल की बात करें, रबी की फसल, तो रबी की जो फसल है वो की जाती है आपके हम बात कर लेते हैं इसको, ये अक्टूबर से बोई जाती है और ये अपन करते हैं मार्च तक कर लेते हैं इसको। शीतकालीन फसल है रबी की फसल। इसमें जो होता है हमने पढ़ा था, गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों है, ये इसमें होता है। और इसके अंदर सिंचाई की आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है। और मावठ की जो बारिश हो जाती है वो इसके लिए थोड़ी लाभदायक होती है सर्दियों में। तो देखिए गेहूं है, हाँ है, चना भी होता है इसमें आता है, सरसों भी इसमें आता है, कपास नहीं आता। कपास कैसी है? खरीफ की फसल है। कपास कैसी है? खरीफ की फसल है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली रेल लाइन कब निर्मित की गई थी? बार बार आ चुका है, हमेशा आ चुका है आपका 1853 में। 1853 में भारत में प्रथम रेल लाइन की गई थी। वो की गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में, मुंबई से ठाणे के बीच में की गई थी, जिसकी लंबाई थी 34 किलोमीटर। कितनी लंबाई थी? 34 किलोमीटर की लंबाई थी। ओके, तो ये आपके 1-1 एक-एक नंबर के क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन को जब भी आप पढ़ें, किसी पेपर को पढ़ें, तो इस तरीके से नहीं कि आपने सीधा ही को कर लिया। आपने जब उसको पता लगा कि कपास नहीं है तो कपास क्या है, खरीफ की फसल है, फिर खरीफ के बारे में पढ़िए कि खरीफ की फसल कब की जाती है। ये आपके जून से लेकर आपके सितंबर तक की जाती है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून वाली फसल है, इसके अंदर इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे यहां पर आपने भू उपयोग संवर्ग पढ़ा था, केवल एक पढ़कर नहीं रहना, आपको पूरे 8 के 8 पढ़ने हैं आपको। अच्छा देखिए अब अगला करते हैं अपन इसके अंदर। ये देखिए अगला हम किसमें करेंगे, जो रिक्त स्थान भरिए, ऐसे क्वेश्चन दे रखे एक-एक नंबर के, वो हम देखते हैं।
देखिए पहला जो है वो है आपके इसमें मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? मैं बात कर चुका हूं, महबूब उल हक ने किया था। महबूब उल हक ने किया था, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे जिन्होंने किया था। एग्जाम में आ जाए तो खाली महबूब उल हक नहीं लिखना, आपको थोड़ा सा और लिखिए बेटा, जिससे आप उनको इंप्रेस कर चुके। आप परीक्षा में थोड़ा आप लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा आपको नॉलेज है, आपको लिखना पड़ेगा इसमें, आंसर इसमें लिखेंगे। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने, आप इसमें लिख सकते हैं आंसर। आंसर तो कितना अच्छा रहेगा कि अभी समय कम है, लेकिन बेटा मैं बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के अर्थशास्त्री, अगर यही एक नंबर का आ जाए, अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने विकल्पों की वृद्धि में ही, विकल्पों में वृद्धि को ही मानव विकास कहा है ना। इस तरीके से आंसर देना है जिससे आप सामने वाले को प्रभावित कर सकें। अच्छा ठीक है, आगे देखिए आप आगे। जब बाह्य स्त्रोतन में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बाह्य स्त्रोतन। पहले बात तो बाह्य स्त्रोतन होता क्या है, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास में कि बाह्य स्त्रोतन क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, यहां पर कोई वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है, ठीक है ना, उनकी कीमत भी ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, बाहर के जो क्षेत्र होते हैं, बाहर के जब क्षेत्र होते हैं वहां से हम बुलाते हैं लोगों को कि आइए आप यहां पर अपनी पूंजी लगाइए। क्या लगाइए? पूंजी लगाइए। आप यहां पर अपनी तकनीक लगाइए, आप अब यहां पर अपनी तकनीक लगाइए। तो अपनी पूंजी लगाते हैं, तकनीक लगाते हैं, अपनी बौद्धिक क्षमता लगाते हैं और यहां पर आकर व्यापार करते हैं। तो इनको ही हम कहते हैं बाह्य स्त्रोतन कहते हैं, जिसमें हम अपने वस्तु की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बाहर की कंपनियों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और यहां पर लगाइए। लेकिन जब यही बाह्य स्त्रोतन समुद्र पार से किया जाता है तो इसको कहते हैं ऑफ शोरिंग। क्या कहते हैं इसको? हम ऑफ शोरिंग कहते हैं। ऑफ शोरिंग क्या कहते हैं इसको? ऑफ शोरिंग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए आप। 2011 माफ कीजिएगा एक सेकंड, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीकरण का स्तर कितना है? तो यह है आपका 31.2%, जबकि अपना आपकी ग्रामीण जनसंख्या है 68.8%। ठीक है, सीधा सा आंसर है। अब अगला आता है आपका कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब आया? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब आता है, हम इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए आप, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग, पहले हम अपनी योजना आयोग की बात करते हैं। देखिए योजना आयोग की स्थापना कब हुई है? ये हुई है 15 मार्च 1950 में। ठीक है, यहां पर पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी, जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना की गई थी 1951 के अंदर, इसको स्थापना की गई थी और हर 5-5 साल के अंदर इसमें योजनाएं बन रही थी। लेकिन 2014 के अंदर हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी घोषणा करते हैं कि योजना आयोग के स्थान पर हम दूसरा आयोग बना रहे हैं, उसका नाम है नीति आयोग, NITI, नीति आयोग। और नीति आयोग का मतलब था नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, इसके अंदर था। इसका मतलब था कि राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था, तो नेशनल इंडियन ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन की स्थापना करी और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया 1 जनवरी 2015 को। तो ये चीजें हमने इसमें पढ़ी है और वही इसमें चीजें हैं कि प्रधानमंत्री इनका अध्यक्ष होता है। ठीक है, अच्छा अब आपकी देखिए यहां पर आपके एक नंबर के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी जो आपके थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं थोड़े से, वो मैं आपको कराना चाहूंगा यहां पर। जैसे ये क्वेश्चन आपके यहां पर आपके 1 नंबर के हैं, 1.5 नंबर के हैं, लेकिन ये एक लाइन के हैं, वो देखते हैं अपन। पहला, रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है? तो पहले आप समझ लीजिए रेडजेल क्या थे। रेडजेल एक जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। इनकी किताब का नाम क्या था? एंथ्रोपोजोग्राफी था। एंथ्रोपोजोग्राफी था। इन्होंने परिभाषा क्या दी? देखिए परिभाषा किसी विद्वान ने दी हो, 2-3 विद्वान है, रेडजेल है, संपुल है और ब्लास है। इन्होंने क्या दी? इन्होंने कहा कि
मानव भूगोल क्या है? मानव समाज प्लस धरातल के मध्य संबंध। कैसे? संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। मैं बार बार अपने जो क्लास के बच्चे उनको भी कहता हूं, रटना नहीं है आपको। यहां पर उन्होंने कहा कि भैया मानव समाज और धरातल के मध्य, यानी यहां पर मनुष्य के रूप में मानव समाज लिया, धरातल के मध्य संबंध। कैसे? संश्लेषित संबंधों का अध्ययन क्या है? मानव भूगोल। तो परिभाषा क्या लिखनी है यहां पर? परिभाषा, अब देखो मेरी बात समझिए आप, आपको परिभाषा कैसे लिखनी है। मैं ये मानता हूं कि परिभाषा लिखने का मैं थोड़ा सा समय लूंगा आपसे, लेकिन आप देखिए परिभाषा कैसे लिखेंगे। आप ये लिखेंगे कि जर्मनी के भूगोलवेत्ता रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा निम्न है। तो आपने जर्मनी बता दिया तो उस एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे को नॉलेज है, तो अगर आप आगे गलती भी करेंगे तो वो उसको नजरअंदाज करेगा। और फिर आप लिख दीजिए मानव समाज व धरातल के मध्य संश्लेषित संबंधों का अध्ययन, मानव भूगोल की परिभाषा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे देखिए, आगे हमारे पास में है, ये भी 1 नंबर का प्रश्न है, WTO का पूरा नाम क्या है? WTO का पूरा नाम क्या है? तो देखिए WTO इसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसको विश्व व्यापार संगठन भी कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन भी कहते हैं। यहां इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड। थोड़ा सा और बता देता हूं आपको WTO के बारे में कि WTO की स्थापना क्या होती है कि पहले विश्व में जितने भी कर हो रहे हैं उनको रोकने, थोड़ा सीमित करने के लिए और अतिरिक्त कर को रोकने के लिए एक समझौता किया गया था जिसका नाम था GATT, GATT। 1948 में किया गया था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, यानी इसका हिंदी में नाम था प्रशुल्क व्यापार सामान्य समझौता। फिर बाद में इन्हीं के सदस्य देशों ने जनवरी 1995 में इस समझौते को बदलकर ही क्या बना दिया? WTO बना दिया। क्या बना दिया? WTO बना दिया। नहीं, WTO किसका रूपांतरण है? GATT का रूपांतरण है। जो क्यों बनाया गया था? पूरे विश्व के अंदर जो कर है, उन कर की जो एक तरीके से जटिलता थी, जटिलता को समाप्त करने के लिए और उनको करने के लिए GATT बनाया गया था, बाद में WTO बना दिया गया। अब अगला प्रश्न आता है राजस्थान के अंदर हम अगला प्रश्न है कि वर्षा जल संग्रहण की विधियों के नाम बताइए। वर्षा जल संग्रहण की विधियों के नाम बताइए राजस्थान में। तो क्या क्या विधि है वर्षा जल संग्रहण की? पहले अपन ने पढ़ाई है वर्षा जल संग्रहण क्या होता है। तो हमारे यहां पर वर्षा के जल को राजस्थान में कैसे संग्रहित करते हैं वो आप देखिए। अगर ये एग्जाम में आ जाए, आप बोले सर कराया नहीं, अरे भाई क्यों नहीं कराया? आपको याद होना चाहिए हम वर्षा के जल को हमारे आसपास तालाब में संग्रहित करते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर बावड़ियां भी होती है जो सीढ़ीदार खेती होती है। आप अगर पश्चिमी राजस्थान में चल जाएंगे तो वहां पर खड़ीन है, कहीं पर आपको जोहड़ मिल जाएगा। जोहड़ होता है। खड़ीन क्या होता है कि एक ढालदार भूमि होती है जहां पर रोकने के लिए पानी जो आता है उसको रोक दिया जाता है मेड़ लगाकर, और फिर उस पानी को खेतों के अंदर डाल दिया जाता है। इससे कृषि हो जाती है, और जब पानी सूख जाता है तो भी अच्छी कृषि हो जाती है। तो आपके तालाब हो गया, बावड़ी हो गया, खड़ीन हो गया, जोहड़ हो गया। पांचवा आप इसमें कर सकते हैं, जोहड़ के साथ में टांका भी कर सकते हैं, टांका। तो ये सब क्या है? वर्षा जल संग्रहण की विधियां हैं जो राजस्थान में उपयुक्त आती है, ये आप कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? अब आप समझिए, मैं आपको 9th और 10th में से बच चुके हैं, आप इसको आप देखेंगे, नाम से स्पष्ट करेंगे। सतत पोषणीय विकास, ये हम जो विकास जो मैंने बताया था मानव विकास है, उसमें भी एक स्तंभता। सतत का मतलब होता है लगातार, पोषणीय का मतलब होता है कि कोई भी पोषण प्राप्त करना, चाहे वो शिक्षा के रूप में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के रूप में हो, चाहे रोजगार के रूप में हो।
देखिए सतत पोषणीय विकास, इसमें क्या आएगा, इसके अंदर यह है कि मतलब किसी भी क्षेत्र का विकास इस प्रकार करना चाहिए कि वर्तमान पीढ़ी उन संसाधनों का उपयोग कर सके, लेकिन भविष्य की पीढ़ी के लिए भी वो संसाधन उपलब्ध हो, है ना, संसाधन उपलब्ध हो, उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। सामान्य शब्दों में इस प्रकार लिखते हैं हम कि भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना कि हम वर्तमान पीढ़ी का भी विकास कर सकें और संसाधन भविष्य की पीढ़ी के लिए भी उपलब्ध हो, उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। इसलिए हमेशा संसाधनों का विकास कैसे करना चाहिए, मितव्ययिता के साथ करना चाहिए, बुद्धिमत्ता के साथ करना चाहिए, समझदारी के साथ में करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप बेटा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं भी पहला प्रयास कर रहा हूं, हो सकता है कुछ कमियां होगी, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। आपको अगर ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि हाँ सर कैसा लग रहा है, कुछ सुझाव हो तो बताइए। सुझाव होंगे तो फिर मैं आपके साथ में आगे भी चलूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको इसका लाभ मिले। अब देखिए, आप आगे देखिए, हाँ अगला प्रश्न देखिए अब, भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। तो पहले बात करें भूमध्य सागरीय कृषि। अब ये आपके 1.5 नंबर के शुरू हो गए हैं, अपन 4-5 प्रश्न और करेंगे, छोटे प्रश्न आप कर चुके हैं। भूमध्य सागरीय कृषि कौन सी है, तो देखिए पहले भूमध्य सागरीय क्षेत्र कौन सा है। अगर हम नक्शे के अंदर बात करें तो जो भूमध्य सागर का जो क्षेत्र आता है, आप जैसे अफ्रीका है, तो भूमध्य सागर से दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी यूरोप, सब माफ कीजिएगा, तो हम इसमें ले सकते हैं। यहां पर भूमध्य सागर क्षेत्र कौन सा आता है, उत्तरी अफ्रीका, फिर दक्षिणी यूरोप, फिर आपका यहां से दक्षिणी कैलिफोर्निया, चौथा आपका आता है मध्य चिली, नक्शे में आपको बता दिए जाएंगे सारे, और पांचवा आता है दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये आपके क्या है, भूमध्य सागरीय कृषि के क्षेत्र हैं। यहां पर सबसे खास बात क्या होती है, शीतकाल में वर्षा होती है और खट्टे फलों की वर्षा होती है। शीतकाल की वर्षा होती है और खट्टे फलों की वर्षा होती है। तो आप लिखेंगे कैसे इसमें लिखेंगे कि भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं लिखेंगे आप, कि पहले भूमध्य सागरीय कृषि, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र होता है वो कहां पर है, तो आप लिखेंगे भूमध्य सागर के चारों ओर, यानी उत्तरी अफ्रीका के देश ट्यूनीशिया है आपके, आप यहां से आप दक्षिणी यूरोप के क्षेत्र, दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्य चिली और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है। यहां पर शीतकाल में वर्षा होती है, खट्टे फलों की कृषि की जाती है, जिसके अंदर अंगूर की कृषि यहां पर की जाती है ना। ये आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। अब चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण में कोई 2 अंतर बताइए। चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण में 2 अंतर बताइए। आपको पहले से भी मालूम है और थोड़ा सा बता देते हैं कि जो पशुचारण है ये हमारी प्राचीन एक हमारा क्रिया है, जो जीवन निर्वाह की क्रिया है। ये प्राचीन जीवन निर्वाह की क्रिया है। तो थोड़ा सा मैं इसमें बताता हूं मैं आपको, आप समझिएगा। यहां पर देखिए आप, देखिए चलवासी पशुचारण, चलवासी, और यह है वाणिज्य पशुचारण। देखिए चलवासी पशुचारण का पहले क्षेत्र देखते हैं। क्षेत्र आपका आएगा सहारा का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, फिर आपका सहारा के मरुस्थल से आएगा आपका अरब का मरुस्थल, फिर आपका आएगा थार का मरुस्थल, और थार के मरुस्थल से आप आएंगे गोबी के मरुस्थल से। क्षेत्र आपके अलग अलग हो जाएंगे। दूसरा आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा साइबेरिया का क्षेत्र आ जाएगा, साइबेरिया का क्षेत्र आ जाएगा, आपका ग्रीनलैंड का क्षेत्र आ जाएगा, जहां पर ठंडी जनजातियां वो काम करती है, चराती है पशुओं को। अगला क्षेत्र जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, और दूसरा आ जाएगा आपका मेडागास्कर। ये आपके क्षेत्र हो गए। पहला अंतर तो यहां हो गया। यहां पर जो क्षेत्र आएंगे वो आएंगे शीत कालीन या शीत कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय। आप यहां ज्यादा अच्छा लिखेंगे, ज्यादा ये सही रहेगा, आप लिख दीजिए शीत कटिबंधीय घास के मैदान, शीत कटिबंधीय घास के मैदान, घास के मैदान जिसमें प्रेरी है जो यूएसए में है, आपका पंपास है जो अर्जेंटीना में है, आपका स्टेपीज है जो मध्य एशिया में है, आपका वेल्स है जो साउथ अफ्रीका में है, आपका डाउन्स है जो ऑस्ट्रेलिया में है, और कैंटबेरी है।
फिर दूसरा, एक तो ये हो गया, दूसरा अंतर लिख सकते हैं कि यहां पर क्षेत्र के हिसाब से, यानी क्षेत्र विशेष के हिसाब से पशु पाले जाते हैं। कई प्रकार के क्षेत्र विशेष के अनुसार पशु पाले जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करें मरुस्थल इलाकों के अंदर हम ऊंट है, भेड़ पाली जाएगी। समतल इलाकों में गाय और बैल पाले जाएंगे, गाय और भैंस होगी। आपके पहाड़ी इलाकों पर याक होगा, रेंडियर होगा, इस तरीके से। जबकि यहां पर क्या होता है, यहां पर एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। ठीक है, अगला अंतर हम तीसरा और भी ले सकते हैं कि यहां पर इसका उद्देश्य क्या होता है, जीवन निर्वाह होता है। यहां इसका उद्देश्य क्या होता है, व्यापार होता है। अगला अंतर लिख सकते हैं, यहां पर कम तकनीक व पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि यहां पर अधिक तकनीक वह पूंजी की आवश्यकता होती है। कई कारण लिख सकते हैं आप। यहां पर आप एक कारण वो लिख सकते हैं कि यहां पर बड़े क्षेत्र में कृषि, बड़ी क्षेत्र में ये व्यवसाय क्या आता है, बड़े क्षेत्र में ये व्यवसाय किया जाता है। जबकि इसमें बड़े क्षेत्र को छोटे छोटे क्षेत्र में बांट दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं हम, रेंज कहते हैं। तो चलवासी वाणिज्य के अंदर हम कई प्रकार के अंतर कर सकते हैं। क्षेत्र के हिसाब से कर सकते हैं, पशुओं के हिसाब से कर सकते हैं, जीवन निर्वाह है, ये व्यापार का उद्देश्य है, इस तरीके से हम इसमें अंतर कर सकते हैं। तो आप समझ गए कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण में क्या अंतर है। कई और अंतर दे सकते हैं। चलवासी पशुचारण में हम पशुओं के स्वास्थ्य पर, उनके प्रजनन पर ध्यान नहीं रखते हैं सब, जबकि वहां पर उनको वैज्ञानिक तरीकों से वहां पर पशुचारण किया जाता है, क्योंकि उद्देश्य क्या है, व्यापार है, इसलिए यहां पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों के परिधि क्षेत्र में ही क्यों विकसित होते हैं। बड़े क्षेत्रों में, जैसे जयपुर की बात करें, मुंबई की बात करें, तो पहले दो, अब ये प्रश्न सीधे किताब में नहीं मिलेंगे आपको, ये आपको अपनी बेसिक्स से करना पड़ेगा कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग क्या होते हैं। पहले हम बात करते हैं कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग क्या होते हैं। प्रौद्योगिकी उद्योग क्या होते हैं, देखिए उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग ये होते हैं जिसमें उच्च तकनीक प्लस आपके इंजीनियरिंग वह वैज्ञानिक शोध के साथ वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ये समझिए आप, शोध के साथ वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। और दूसरी बात, यहां पर जो कुशल व सफेद कॉलर वाले श्रमिक जो होते हैं, जो उच्च श्रमिक होते हैं, सफेद कॉलर वाले श्रमिक होते हैं, वो अन्य श्रमिकों को क्या करते हैं, अपनी राय या निर्देश प्रदान करते हैं। अब देखिए यहां से प्रश्न बनेगा, हम यहां से उत्तर बन जाएगा। यहां पर हम लिखते हैं कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए आवश्यक दशाएं व विशेषताएं महानगरों की परिधि क्षेत्र में ही मिलती है। इस कारण वहां पर ही उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग विकसित होते हैं। ये दशाएं निम्नलिखित है कि इन उद्योगों के लिए उच्च तकनीक व इंजीनियरिंग शोध व वैज्ञानिक शोध की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, और उसके लिए जो आवश्यक, जो विशेष रूप से जो कुशल और सफेद कॉलर वाले श्रमिक होते हैं, वो हमें महानगरीय क्षेत्रों के अंदर ही मिलते हैं। यहां पर जो बनने वाले उत्पाद होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे रोबोट होता है, या फिर मान लीजिए कोई प्रयोगशाला है, वो सब भी कहां पर होती है, महानगरों के अंदर होती है। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर इस तरीके से बनाना है। दोबारा बता रहा हूं मैं आपको कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए आवश्यक दशाएं, आवश्यक कच्चा माल, आवश्यक संसाधन हमें महानगरीय परिधि क्षेत्रों में मिलते हैं। दशाएं क्या है, उच्च तकनीक है, इंजीनियरिंग शोध और वैज्ञानिक शोध के साथ वस्तुओं का निर्माण है, और जो कुशल सफेद कॉलर श्रमिक है, जो बहुत ही कुशल होते हैं, वो हमें यहां मिलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब आपको मजा भी आ रहा होगा। पर्यटन को समझाइए, क्या होता है पर्यटन। देखिए बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जहां पर हमने इसके बारे में समझा भी है, पढ़ा भी है। पहली बात तो कि पर्यटन क्या होता है। पर्यटन, जब सीधी सी बात है, यात्रा का उद्देश्य, जब यात्रा का उद्देश्य आनंद हो तो वो पर्यटन कहलाता है। वर्तमान में पर्यटन कैसा है, ये एक तीर्थक व्यवसाय है। ये कैसा व्यवसाय है, तीर्थक व्यवसाय है। वर्तमान में ये विश्व का सबसे बड़ा व्यवसाय है। इसी पर्यटन में एक चीज होती है, जब पर्यटन का उद्देश्य चिकित्सा हो जाता है,
चिकित्सा, यानी आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे यात्रा कर रहे हैं और आपका उद्देश्य क्या है, अपना इलाज कराना है, तो उसे हम चिकित्सा पर्यटन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? चिकित्सा पर्यटन भी कह देते हैं। तो पर्यटन किस प्रकार का? यात्रा का उद्देश्य आनंद है और तीर्थक व्यवसाय है। विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा व्यवसाय है। किस आधार पर? ये समझिए आप, किस आधार पर ये व्यवसाय सबसे बड़ा है, इसको आप समझिए। ये व्यवसाय किस आधार पर है कि यहां पर अभी वर्तमान में इसमें सबसे ज्यादा क्या है, लोग, यानी रोजगार, सबसे ज्यादा रोजगार जो है वो यहां पर है, और साथ में रोजगार के साथ के अंदर यहां पर सबसे ज्यादा आय, यानी आमदनी भी जो होती है वो सबसे ज्यादा यहां पर है। ठीक है, तो ये पर्यटन के अंदर हो गया। अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन भी वही है, आपकी आपसी समझ से, आपकी जो पहले वाली समझ से ही वो क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या है देखिए आप, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। एक सेकेंड। देखिए, कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, क्यों? ये स्पष्ट कीजिए। अरे हम इसमें क्या, इसमें आपको पता ही है, आप लिखेंगे कि हमारा जो भारत है ना, वो हमेशा कृषि प्रधान देश रहा है। यहाँ की जो जलवायु है वो हमेशा कृषि के लिए ही अनुकूल रही है। यहाँ की अभी वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार 68.8% जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या है जो कृषि सेक्टर में अभी संलग्न है। यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि किसान के रूप में या फिर किसान कृषक मजदूर के रूप में अभी भी अधिकतर लोग कृषि कार्यों के अंदर संलग्न रहते हैं, है ना, यहाँ पर। और हमारी जो जनसंख्या है वो भारत विश्व में प्रथम स्थान या द्वितीय स्थान पर आती है, जिसके कारण खाद्यान्न के लिए हमारी निर्भरता को देखते हुए अधिकांश जनसंख्या अभी भी कृषि पर निर्भर है। देखो दोबारा देखिए, कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक संलग्न है। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है, यहाँ की जलवायु कृषि प्रधान रही है, इसलिए यहाँ के अधिकतर श्रमिक जो होते हैं वो कृषि पर निर्भर हैं। दूसरा फैक्टर लिख सकते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या अधिक होने के कारण, सस्ता श्रम उपलब्ध होने के कारण आसानी से रोजगार लोग होते हैं वो कृषि के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। तीसरा फैक्टर आप यहां पर लिख सकते हैं कि हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार 68.8% जनसंख्या अभी भी क्या है, कृषि कार्यों के अंदर संलग्न है। अगला पॉइंट आप इसमें ये लिख सकते हैं कि हमारे देश की जो प्राचीन विरासत है उसके हिसाब से हम अभी भी कृषि के प्रति हमारा जुड़ाव है। इसी कारण अधिकतर जो श्रमिक होते हैं, भारतीय श्रमिक होते हैं, वो किसान के रूप में या फिर कृषक मजदूर के रूप में, कृषक मजदूर मतलब जिनके पास जमीन नहीं है, वो कृषि की तरफ संलग्न है। हमारा देश गांवों का देश है। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अगला जो हमारा है वो है, इसमें आप लिखिए, अगला जो है भारत में जनसंख्या वृद्धि की 4 प्रवस्थाएं बताइए। देखिए 4 प्रवस्था मैं एक बार यूं बता देता हूं सादा सादा। पहली प्रवस्था है 1901 से लेकर 1921। ये कैसी है? ये निम्न वृद्धि की प्रवस्था है। निम्न वृद्धि की प्रवस्था है, इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं हम। 1901 से लेकर 1921 ये निम्न वृद्धि की प्रवस्था है। यहां पर जन्म दर कैसी है? जन्म दर उच्च है। मृत्यु दर कैसी है? मृत्यु दर भी क्या है? उच्च है। ठीक है, यहां पर 1911 से लेके 1921 में ऋणात्मक वृद्धि रही है हमारे देश की, जो एक बार ही रही है, मात्र एक बार ही रही है। क्यों रही है? क्योंकि वहां पर महामारी थी, अकाल था, आदि अनेक समस्या थी, उसी कारण यहां पर ऋणात्मक वृद्धि रही है। 1921 को महान विभाजक वर्ष भी कहते हैं हम, महान विभाजक वर्ष भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद में जनसंख्या में वृद्धि होना शुरू हुई है। पहला तो ये हो गया। दूसरा आपका आएगा 1921 से लेकर 1951। 1921 से लेकर 1951 इसको हम कहते हैं स्थायी वृद्धि काल। इसमें क्या हुआ है कि जन्म दर तो उच्च है ही, जन्म दर उच्च है, लेकिन जो मृत्यु दर हुई इसमें थोड़ी सी कमी आई है। मृत्यु दर में क्या आई है? कमी आई है। तीसरा जो आप लिख सकते हैं, तीसरा जो काल है वो 1951 से लेकर 1981 है। इसको हम तीव्र वृद्धि काल कह सकते हैं, तीव्र वृद्धि काल कह सकते हैं, क्योंकि जन्म दर जो है वो तो उच्च है,
लेकिन जो मृत्यु दर हुई है वो क्या हुई है, वो निम्न हो गई है, थोड़ी कम हो गई, निम्न हो गई है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, शिक्षा है, इसी कारण यहां पर स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है। दूसरा, आप यहां पर लिख सकते हैं कि 1961 से लेकर 1971 का तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला काल है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला काल है, वो भी इसी के दरमियान यानी इसी के बीच में आ रहा है। और यहां पर इसी काल के अंदर प्रवास भी एक बड़ी प्रवास भी एक समस्या थी, जिसके कारण वृद्धि हुई है। इसमें हम बांग्लादेश से बात करें, नेपाल से बात करें, यहां से लोगों का प्रवास हुआ है, जिसके कारण यहां पर जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अंतिम जो चौथा इसके अंदर काल है, फोर्थ जो काल है, वो आपका 1981 से वर्तमान काल तक है। इसमें जन्म दर में गिरावट आई है, यानी गिरती दर से, लेकिन वृद्धि हो रही है। और जो मृत्यु दर जो है वो स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण, शिक्षा के कारण जो है, उसमें भी क्या हुई है, निम्नता आई है, यानी गिरावट आई है। ये 4 आपके जनसंख्या वृद्धि के आपके काल हैं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, मैं बता चुका हूं आपको पतन और पोताश्रय में क्या अंतर है। पहले आप समझ लीजिए पतन क्या होता है, बंदरगाह क्या होता है। मैं बता चुका हूं आपको पतन को, अगर हम पतन और बंदरगाह में अंतर करें, मैंने बताया था शायद आपको कि पतन और बंदरगाह क्या होते हैं। बंदरगाह एक तरीके से प्राकृतिक स्थल होते हैं, पतन एक कृत्रिम होते हैं। बंदरगाह गहरे होते हैं, पतन कम गहरे होते हैं। बंदरगाह पर जहाज लंबे समय तक रहते हैं, पतन पर जहाज लंबे समय तक नहीं रहते हैं। अब पतन क्या होते हैं, हम पतन की बात करें तो पतन में आप लिखेंगे कि पतन, सबसे बड़ी बात तो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश मार्ग होते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश मार्ग होते हैं। दूसरा, पतन पर जहाज लंबे समय तक रुकते हैं। तीसरा, यहां जहाजों के माल को उतारने के लिए, गोदियां होती है। अगला, यहां पर जो पतन होते हैं वो रेल मार्ग, सड़क मार्ग के द्वारा माल को दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। जबकि पोताश्रय क्या होते हैं, समझिए, पोताश्रय नाम से स्पष्ट है, पोताश्रय, पोत प्लस आश्रय, पोत यानी जहाज को आश्रय प्रदान करते हैं, यानी ये प्राकृतिक कटे छटे क्षेत्र होते हैं। ये क्या होते हैं, प्राकृतिक कटे फटे क्षेत्र होते हैं, जहां जहाज क्या होते हैं, लंबे समय तक नहीं रुकते हैं। यहां पर वो ईंधन भराने के लिए या फिर तूफानों से सुरक्षा के लिए यहां पर रुकते हैं। इसमें इतना ही है, यानी पतन में लंबे समय तक जहाज रुकते हैं, यहां पर लंबे समय तक जहाज नहीं रुकते हैं, केवल ईंधन भराने के लिए व सुरक्षा के लिए यहां पर रुकते हैं। पतन के अंदर जहाजों को माल उतारने के लिए गोदियां होती है, नहीं, यहां पर कोई गोदियां नहीं होती है। पतन के अंदर सड़क मार्ग या रेल मार्ग के द्वारा जुड़ाव होता है, एक क्या होता है, लिंक होता है, जब यहां पर ऐसा नहीं होता है। तो आप ये अंतर लिख सकते हैं। आप एक सीरीज बनाएंगे, पतन एक तरीके से कृत्रिम होते हैं, जबकि पोताश्रय प्राकृतिक होते हैं। पतन के अंदर जहाज लंबे समय तक रुकते हैं, यहां पर लंबे समय तक नहीं रुकते हैं। पतन के अंदर क्या होता है कि जहाज अपने माल उतारने के लिए गोदियां होती है, जबकि पोताश्रय में जहाज क्या होते हैं, केवल ईंधन भराने के लिए, सुरक्षा के लिए होते हैं। इस तरीके से आप अंतर लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए अंतिम जो प्रश्न है, इसमें हम देखते हैं, ये लीजिए अंतिम जो प्रश्न है वो देखिए आप। अंतिम प्रश्न है, प्रदूषण और प्रदूषकों में अंतर क्या है। और ये जयपुर का पेपर है, मेरे साथ में जो मेरे विद्यार्थी, उन्होंने कहा कि सर ये तो हमने पढ़ा नहीं, प्रदूषण और प्रदूषकों में क्या भेद है। अरे भैया, ये वही अंतर है, वही चीज है जो हम कहें कि कोई कारक है, कोई कारण है, और कारक में क्या अंतर है। कोई चीज हुई, उसके कारण क्या है। तो प्रदूषण जो होता है वो प्रदूषकों के कारण ही होता है। देखो, प्रदूषण का मतलब होता है कि जब पर्यावरण में, एक सामान्य सी परिभाषा बता रहा हूं मैं, जब पर्यावरण में अवांछनीय पदार्थ
मिल जाते हैं, मिल जाने पर जो परिवर्तन आता है, जो परिवर्तन आता है उसे हम प्रदूषण कहते हैं, उसे हम प्रदूषण कहते हैं, जिसमें आप वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण कह सकते हैं। और प्रदूषक क्या होता है? प्रदूषक में आप ये लिख सकते हैं कि ये अवांछनीय पदार्थ, अवांछनीय पदार्थ जिनसे 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 पर्यावरण का प्राकृतिक स्वरूप बदल जाता है या बिगड़ जाता है, पर्यावरण का प्राकृतिक स्वरूप बिगड़ जाता है, उन्हें कभी भी परिभाषा को रटना नहीं, समझना है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हीं अवांछनीय पदार्थों को हम क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। और प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक प्रदूषक, जैसे हम धूल कह सकते हैं, मिट्टी कह सकते हैं, कण कह सकते हैं, जो भी। और दूसरा होता है कृत्रिम प्रदूषक, जो मानव जनित होता है, कृत्रिम प्रदूषक, जिसमें हम शामिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके रासायनिक उर्वरक है, अपशिष्ट है, औद्योगिक अपशिष्ट है, घरेलू अपशिष्ट है, ये सब इसमें आ गए। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके इसमें आ गई हैं। तो बेटा ये छोटा सा मेरा प्रयास है, आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। मैंने कोशिश करी आपको छोटे से लेके बड़े प्रश्न में लाने की कोशिश करी, और भी इसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा मैंने अगर ज्यादा बताया उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप किसी भी पेपर को अगर आप सोल्व करें तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वो इसी तरीके से करें कि आप एक ऑप्शन से कई ऑप्शन को आप ढूंढ सकते हैं, इस तरीके से करें। मैं नेक्स्ट वापस और वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन मैं आपसे ये मुझे प्रेरणा मिलेगी, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए। आप देखेंगे तो फिर मुझे लगेगा कि मेरा प्रयास सफल है, आपके लिए लाभकारी है, आपके लिए अच्छा है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में।